अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम टिप्स, सम स्किल्स, ताकि आप जल्द से जल्द अपना लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र तय कर सकें। राइट। मेरी कोशिश होती है कि चीज़ों को सिंपल करके आपके सामने रखना, ताकि आपको याद करने में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करने में और समझने में आसानी हो। राइट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DIC को। DIC जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, डिसेमिनेटेड, I फॉर इंट्रावास्कुलर एंड C फॉर कोआगुलेशन। राइट। इसमें आपने एक तो बात ये ज़हन में रखनी है कि जो काम हो रहा है वो डिसेमिनेटेड हो रहा है। डिसेमिनेटेड का मतलब है कि इन द होल बॉडी। राइट। और उसके बाद इंट्रावास्कुलर हो रहा है और कोआगुलेशन हो रही है। और इसमें थोड़ा सा ऐड ये भी कर लें साथ कि इसमें फिब्रिनोलिसिस भी एट द सेम टाइम हो रही है। राइट। यानी कि कोआगुलेशन एंड फिब्रिनोलिसिस एट द सेम टाइम चल रही है। ओके। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी को। इसमें होता क्या है कि टिश्यू फैक्टर, जो फैक्टर 3 का दूसरा नाम है, वो ब्लड में आएगा और वो कोआगुलेशन कैस्केड को एक्टिवेट करेगा, जो एक्सट्रिंसिक कैस्केड थी। राइट। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कैस्केड के बारे में मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें ताकि आपको समझ आए। और उसके बाद ये होगा कि इसका रिज़ल्ट ये होगा कि माइक्रोथ्रोम्बाई बनेंगे। माइक्रोथ्रोम्बाई जो है वो ऑल ओवर द बॉडी बनेंगे इन द वेसल्स। राइट। और वो इन्वॉल्व करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी होम्योस्टेसिस को। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। राइट। जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी होम्योस्टेसिस दोनों एट द सेम टाइम इन्वॉल्व होते हैं तो हमें पता चलता है कि प्लेटलेट्स भी कंज्यूम हो रहे हैं और कोआगुलेशन फैक्टर्स भी कंज्यूम हो रहे हैं। राइट। तो एक बात तो ये रजिस्टर कर लें। नंबर 2, माइक्रोथ्रोम्बाई बन रहे हैं, उसी के साथ साथ फाइब्रिन क्लॉट्स बन रहे हैं और फाइब्रिन क्लॉट्स जो हैं वो लाइज भी हो रहे हैं एट द सेम टाइम। उसको हम बोलते हैं फिब्रिनोलिसिस। और जब भी फिब्रिनोलिसिस होती है तो उसके प्रोडक्ट्स भी ब्लड में आ रहे होते हैं, जो कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हम बात करेंगे लैब्स के अंदर। फ़िलहाल आप ये याद रख लें कि टिश्यू फैक्टर आया था, उसने कैस्केड को एक्टिवेट किया था और उसके रिज़ल्ट में माइक्रोथ्रोम्बाई बने थे। माइक्रोथ्रोम्बाई ने प्लेटलेट्स को एंड कोआगुलेशन फैक्टर्स यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी होम्योस्टेसिस दोनों को इन्वॉल्व किया था। और साथ ही साथ फाइब्रिन क्लॉट्स जो हैं वो लाइज भी हो रहे थे और लाइज होने से उनके प्रोडक्ट्स ब्लड में भी आ रहे थे एट द सेम टाइम। राइट। ओके। अब हम ये देखते हैं कि DIC की जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो क्या होंगी। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी होम्योस्टेसिस दोनों इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटलेट्स एंड कोआगुलेशन फैक्टर्स दोनों कंज्यूम हो रहे हैं। तो जब दोनों कंज्यूम होंगे तो जो साइन सिम्टम पेशेंट को मैनिफेस्ट होंगे वो दोनों से रिलेटेड होंगे। हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब प्राइमरी होम्योस्टेसिस इन्वॉल्व होती है तो जो ब्लीडिंग एज अ रिज़ल्ट होगी वो सुपरफिशियल होगी, और जो सेकेंडरी होम्योस्टेसिस से ब्लीडिंग होती है वो डीप ब्लीडिंग होती है। तो DIC में हमें जो ब्लीडिंग का पैटर्न मिलेगा पेशेंट में वो सुपरफिशियल एंड डीप एट द सेम टाइम, दोनों तरह का ब्लीड मिल सकता है। राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या है, कौन से ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। राइट। तो इसमें नंबर 1 ये आप जहन में रख लें कि एडवांस मैलिग्नेंसी, कोई भी मैलिग्नेंसी किसी भी टाइप की हो, वो क्या करती है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जिसको हम TNF बोलते हैं, वो इसको ब्लड में भेजेगी और इसकी वजह से जो है वो ये वाला सारा कैस्केड इनिशिएट हो जाएगा। राइट। इसी तरह सेप्सिस की स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है विद DIC और ट्रामा, कोई भी ट्रामा, RTA व्हाटएवर, ट्रामा कैन लीड टू DIC। उसके बाद एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, इसकी भी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है विद DIC। और इसी तरह स्नेक बाइट, इसका जो वेनम है वो ये सारी चीज़ें ट्रिगर कर देगा। राइट। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं DIC की। इसके अलावा भी होंगी लेकिन जो रोज़मर्रा आपको एनकाउंटर हो सकती हैं, मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि उन्हीं चीज़ों को कवर करूँ ताकि आप कन्फ्यूजन से बच जाएँ। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें लैब्स में क्या हेल्प होगी टू डायग्नोज DIC। राइट। हमने डिस्कस किया कि इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों सिस्टम इन्वॉल्व हैं
तो इसका मतलब है कि जो लैब्स में हमें फाइंडिंग मिलेंगी वो दोनों सिस्टम से रिलेटेड मिलेंगी। जो प्राइमरी होमोस्टेसिस है उसमें यू नो कि हमें डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स मिलेगा और साथ ही साथ इसकी वजह से रेज्ड ब्लीडिंग टाइम होगा। जब भी प्लेटलेट्स का नंबर या फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो ब्लीडिंग टाइम रेज हो जाता है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, राइट। तो एक तो आपको ये फाइंडिंग मिल गई। उसके बाद हमें सेकेंडरी होमोस्टेसिस से रिलेटेड फाइंडिंग मिलनी चाहिए, या हम यूँ कह लें कि हमें पीटी, एपीटीटी एंड आईएनआर ये चीज़ें रेज्ड या डिस्टर्ब या डिरेंज मिलेंगी, राइट। इसकी वजह यह है कि सेकेंडरी होमोस्टेसिस वाला सिस्टम जो है वो भी एक्टिवेट हो चुका है और उसके जो फैक्टर्स हैं वो कंज्यूम हो चुके हैं और एज अ रिजल्ट हमें रेज्ड पीटी आईएनआर मिलेगा, राइट। पीटी यू नो के इज़ द रिज़ल्ट ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे कंजम्पशन और एपीटीटी इज़ द रिज़ल्ट ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे कंजम्पशन। और जब ये डिस्टर्ब होंगे तो आईएनआर डेफिनेटली दिस इज़ द रेशो, तो ये भी डिस्टर्ब हो जाती है, राइट। तो हमें लैब में कुछ इस तरह की फाइंडिंग मिलेगी। और साथ ही साथ हमने डिस्कस ये भी किया था कि फिब्रिनोलिसिस हो रही थी एट द सेम टाइम। जब फिब्रिनोलिसिस होगी तो इसके प्रोडक्ट्स भी ब्लड में आ जाएंगे, राइट, और वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उससे हमें डायग्नोसिस में हेल्प होगी। तो डी डाइमर्स एंड फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स ये चीज़ें हमें ब्लड में मिल जाएंगी तो हमारा डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन हमने साथ ही साथ क्लिनिकली कोरिलेट भी करना होता है, राइट। हमें इनमें से कोई चीज़ मिलेगी और साथ में हमें लैब हेल्प करेगी तो हम डायग्नोसिस तक पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट जो है वो सबसे पहले तो हमें अंडरलाइंग कॉज अगर कोई मिलती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में मिल जाती है, तो हमें वो कॉज जो है वो ट्रीट करनी है। जैसे ही हम वो कॉज ट्रीट करेंगे तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, राइट। अगर सिवियरिटी ऑफ डिज़ीज़ इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ इसको ट्रीट करना काफ़ी नहीं है तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन हैं? फिर हमारे पास ये ऑप्शन हैं कि हम इस पेशेंट को FFPs ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, राइट। FFP स्टैंड फॉर फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, राइट। इसके अंदर जो है वो सारे कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं जो हम पेशेंट को दे देंगे क्योंकि वो कंज्यूम हो रहे थे। और साथ ही साथ हम अगर इससे भी बात नहीं बनी तो हम क्रायोप्रेसिपिटेट पेशेंट को लगा सकते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट में कुछ फैक्टर्स जो है वो कंसनट्रेट करके ज़्यादा बन जाते हैं, वो एक्चुअली इसी का डेरिवेटिव है। इसको हम मज़ीद जो है वो सेंट्रीफ्यूज करते हैं और थाइंग प्रोसेस से गुजारते हैं तो क्रायोप्रेसिपिटेट बनता है। इसके अंदर फैक्टर 1, फैक्टर 8, वॉन विलन फैक्टर और फैक्टर 13 वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, राइट। तो अगर इससे भी बात नहीं बन रही तो हम ये भी ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसकी वजह से प्लेटलेट्स का नंबर सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो गया, सिग्निफिकेंट से मुराद ये है कि लेस दैन 20,000 हो गया, या पेशेंट जो है वो कहीं से ब्लीड कर रहा है, एक्टिवली ब्लीड कर रहा है, तो हम उसको प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं। प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन का दूसरा नाम है मेगा यूनिट, राइट। इसमें प्लेटलेट्स के कॉन्सनट्रेट्स होते हैं। तो ये थी समरी DIC के बारे में। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।